हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक ऐसी है जो लगता बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये है कि आप सोचते हो कि अरे इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। बट हम आज कोशिश करेंगे इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने का। अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर को देख रहे हो, जैसे कि 10th के बाद जब आप 11th में जाते हो तो आपको ये चैप्टर पहली बार मिलता है, तो उस समय भी आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। मैं उस तरह से आपको बताऊंगा। मैं चैप्टर का नाम रिवील कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से ही बड़ा लग रहा है। देखो, हमारी लाइफ तो कॉम्प्लेक्स होती ही है। जेई मेंस, फिर जेई एडवांस, उसके पहले बोर्ड्स, फिर अगर कोई स्टेट एग्जामिनेशन है तो वो, फिर माता पिता के ताने, फिर दोस्तों के सिलेक्शंस बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिंदगी में। बट उसके अलावे मैथ में आपको आपके जीवन को कॉम्प्लेक्स करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी दे दिया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं, समझते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने का कि आप जो भी लेवल पे अभी हो, आप एडवांस लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या बिगिनर्स लेवल पे हो, अभी तैयारी में, आप आराम से इसको समझ सकते हो। बस एक चीज कर देना यार, जो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम का या इससे रिलेटेड एग्जाम्स का, आप उसको जरूर ये वीडियो शेयर कर देना। देखो, आपको फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। हम सब यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और मुझे लगता है कि जब आप सीखते हो तो बहुत सारे लोगों को भी सिखाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करते हैं, मैं चैप्टर का नाम यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ। आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है और ये हेडिंग आपका थ्रू आउट, जब तक हम इस चैप्टर को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये हम इसको लेके चलेंगे। अभी हमने जस्ट सेट्स खत्म किया है, जो बोर्ड लेवल पे है या जेईई मेंस लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उससे हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में करवाऊंगा, चिंता का कोई विषय है नहीं। आप बस देखते रहिए। ये अभी थ्योरी चल रहा है और इसके बाद हम उसके सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में होने वाला है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सिंपल तरीके से उसको समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले देखते हैं कि ये आया कहां से, कैसे आया, इसका फॉर्म क्या होता है। तो इसको जो है इस फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। ये आप देख रहे हैं, a प्लस आईटा बी। अब एक एक टर्म को समझते हैं। जैसे a प्लस आईटा बी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग तरह के फॉर्म ही दिख रहा है। अब यहां से जब आप इसको तोड़ना शुरू करोगे तो a, b जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर आपको पता ही है कि जो रियल एक्सिस पे हो, जो इमेजिनरी नहीं हो, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो a और b जो है आपका रियल नंबर हो गया। ये तो हो गया पहला। अब इसके अलावा प्लस से तो आपको पता ही है प्लस साइन क्या होता है। इसके अलावा एक और भी है, आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा, राइट? इसको बोलते हैं आयोटा। अब ये एक स्पेशल टर्म है जो इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है और इसी आयोटा को हम बोलते हैं इमेजिनरी, या आप इसको ऐसे रेफर कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। ऐसा नंबर जिसका आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको आप बस सोच सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखो, यहां से सिंपल क्लियर हो जाता है कि यहां पर आपको अब दो टर्म यहां पर देखने शुरू हो जाएंगे। मैं दोनों टर्म को हाईलाइट कर देता हूं। एक टर्म हो गया आपका ये ए, जिसमें इमेजिनरी नंबर लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल इतना तो समझ में आ गया होगा। और एक टर्म हो गया ये, जिसमें इमेजिनरी नंबर आपने लगा दिया, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे ए और बी तो आपका रियल नंबर पे कोई भी हो सकता है, राइट? आप नियर रियल नंबर के एक्सिस पे कुछ भी मार्क कर दो, जो एक वैल्यू हो वो आपका हो सकता है। तो इसी को इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इस ए को बोला जाता है रियल पार्ट। क्या बोला जाता है? रियल पार्ट। क्यों? क्योंकि ये रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और इसी को आप क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? बहुत देखो सिंपल है। हमने पहले क्या किया, हमने इमेजिनरी समझा कि होता क्या है और फिर इसको हमने इस तरह से तोड़ दिया। अब जब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया तो इमेजिनरी पार्ट में जो ये आईटा है, इसकी एक वैल्यू भी होती है। अगर आप जाओगे तो आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू न्यूमेरिकल या रियल मैथमेटिक्स में तो -1 नहीं होती है, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और यहीं से आपको हमेशा आईटा की वैल्यू मिलेगा क्या? -1 का अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये आप थ्रू आउट कहीं भी अगर आईटा को रेफर करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब दूसरा ये है कि ये जो लिखने का तरीका है, जो सलीका यहाँ पर लिखने का यूज किया गया है, पहले ए लिखा गया है और फिर बी लिखा गया है, इसी को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब होता है? ये पेयर तो है, पेयर मतलब दो, ऑर्डर मतलब ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ऑर्डर्ड पेयर को, क्लियर हो जाएगा। एक नया नाम दिया है और कुछ भी नहीं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए पहले लिखा गया है, बी बाद में लिखा गया है। ऑर्डर पेयर से ए का मतलब हो गया ये रियल पार्ट हो गया और बी का मतलब हो गया ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट। तो ये हो गया सिंपल ऑर्डर्ड पेयर का मतलब। ऑर्डर मतलब आपको पता ही है कि ये एक सर्टेन ऑर्डर में होगा, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं पहले रियल पार्ट है फिर इमेजिनरी पार्ट है। पेयर मतलब दो होंगे तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, राइट। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना। इसके अलावा इसका एक डिनोशन टर्म्स होता है, मतलब डिनोट कैसे करते हैं, वो डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, मैं एक नया कलर ले लेता हूं और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से। तो आप यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हो, ये जो स्मॉल वाले हैं इसको आप स्मॉल वाले जेड है ये, आप यहां से अच्छे से लिख दो, ये स्मॉल वाले जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा हो जाता है। और यहीं पर अब इसको अब ब्रेक करोगे तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो कि ये जो ए हो गया, अब ए को हम क्या लिखेंगे नए टर्म्स में, जेड के टर्म्स में, इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, सिंपल है। और इसी को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब इसी को समझने के लिए लोग पापड़ बेलते हैं कि अरे सर क्या बता दिए, तो तूफान आ गया। तूफान नहीं आया, बहुत सिंपल है। इसको जितना सिंपल करके आप समझोगे उतना सिंपल ये आपको दिखेगा, राइट। और उतना सिंपल ये है भी, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ये होता नहीं है। अब इसमें देखो अलग अलग कंडीशंस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत ही लॉजिकली है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूं कि अगर आपका z इक्वल टू स्मॉल z इक्वल टू a प्लस आइटा b है, अब इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। एक, अब चूंकि ये रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन में है तो ये क्या हो सकता है, या तो सिर्फ ये बच जाए या सिर्फ ये बच जाए। तो इन्हीं दो केस को उन्होंने डिफाइन किया, उसको क्या बोला, उसको बोला प्योरली क्या, रियल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है तो ये प्योरली रियल कब होगा, सिंपल है कि ये रियल टर्म ये है, इमेजिनरी टर्म ये है, इमेजिनरी टर्म जो है वहां पर वो क्या होगा, इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या, z इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई ये जब इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा तभी तो रियल होगा, सिंपल है फंडा, बिल्कुल सिंपल है सर। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का उल्टा ले लो, प्योरली इमेजिनरी की बात कर लेते हैं। प्योरली इमेजिनरी कब होगा भाई, जब रियल पार्ट जीरो हो जाए। यहां पर इस केस में क्या हम बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। और इसी को आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं क्या, a इक्वल टू जीरो। और यहां पर आप बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो मतलब b इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपको भी पता आयोटा का वैल्यू जीरो तो नहीं है, जब आयोटा का वैल्यू जीरो नहीं है तो इस टर्म को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, b को जीरो होना पड़ेगा। और इसी को इन्होंने भाई नया टर्म दे दिया जिसको आप बराबर सुनोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब भाई साहब देखो, जहां पर जनरल केसेस होते हैं वहां पर एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब कोई आया और बोला कि सर ठीक है आपने ये बता दिया प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल, अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरा z जीरो है तो हम इसको क्या बोलेंगे। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है भाई। अब जीरो है तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, आप जीरो प्लस जीरो आई, क्योंकि जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है, लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रियल भी है इमेजिनरी भी है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एकलौता z इक्वल टू जीरो एक नंबर है जिसको बोथ इमेजिनरी और रियल, बोथ प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। ये आप नोट में करके लिख लो। ये z इक्वल टू जीरो एक ऐसा अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बोथ प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है, राइट। तो ये आपके नोट में आ जाना चाहिए और वहां से आप इसको आप हाईलाइट करके लिख लो। जनरली क्या होता है, ये सब चीजें क्या एक्सेप्शन है, जनरली जब जे एडवांस क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप के सवाल को, इस टाइप के जो थ्योरी है उसको वो यूज कर सकता है। तो बेटर है हम इसके बारे में समझ लें अच्छे से और हम उसको उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट देखते हैं इसका कि ये जो अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये z कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पर आ गया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एक फैमिली होती है, हर एक इंसान की फैमिली है, हमारी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है। तो जब मान लो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी को इन्होंने क्या बोला, उसको बोला फैमिली ऑफ क्या, हमारा आपका नहीं, फैमिली ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया है और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया। और फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके सेट को हम क्या बोलेंगे? उसके सेट को बोलेंगे हम फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। कैपिटल सी समझ रहे हो? अल्फाबेट का जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। अब भाई आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो आप इसको डिफाइन भी कर दो। डिफाइन कैसे करोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर दो। सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? आपको पता है कि ये सारे ए प्लस आइटा बी का सेट जो कि ए और बी जहां पर आर को बिलोंग्स करता हो, ये क्या रहे हो जाएंगे? इसका मतलब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पर हो जाएगा जो रियल नंबर को ए और बी बिलोंग करता हो। तो ये सिंपल को क्या बोलेंगे? इस सिंपल से सेट को हम बोलेंगे कि ये जो है फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। ये बहुत जरूरी है आपको समझना और ये चीजें आप याद करोगे और आप इसको दिमाग में रखोगे कि फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी है और इस तरह से हम आराम से यूज भी कर सकते हैं। अगर कुछ देखो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मान लो अब यहाँ पर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही थी अब तक, अब ये फैमिली की बात हो रही है। तो फैमिली में से दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए कि बड़ा छोटा सा सवाल है कि मान लो Z1 एंड Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो इसको हम अगर लिखना चाहे, अगर मान लो कोई बोलता है कि इसका जो है अगर ये दोनों बराबर है, कंडीशन क्या है? बोथ आर इक्वल। तो बोथ आर इक्वल है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? क्या क्या होना चाहिए? आप देखो बहुत बहुत लॉजिकली आप जाओगे तो आप देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप Z इक्वल टू क्या लिखते हो? A प्लस आयोटा B लिखते हो, राइट? आगे चल के आप ये देखो कि इसको हम X प्लस आयोटा Y भी लिखते हैं, स्मॉल x स्मॉल y ये भी लिखते हैं। कोई बात नहीं है, x और y ऑब्वियसली बिलोंग्स टू Z होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो टेक्निक होता है, अगर चूंकि ये Z1 और Z2 दोनों बराबर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसको ऐसा लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A1 प्लस आइटा B1, Z1 को A1 प्लस आइटा B1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। Z2 को क्या लिखेंगे? A2 प्लस आइटा B2। अब देखो ये ऐसा है कि ये आम और कटहल है, एक साइज का आम और कटहल है और दूसरे साइज का आम और कटहल है। तो आम किसके बराबर होगा? आम के ही बराबर होगा, मतलब रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के ही बराबर होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब कोई आके बोलेगा नहीं सर आम कटहल के बराबर भी होता है, तो कभी बराबर नहीं होगा। ये बस एनालॉजी ले रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि यहां पर हमारे पास क्या है? रियल प्लस इमेजिनरी है। तो यहां पर रियल प्लस इमेजिनरी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो रियल पार्ट के ही बराबर हो सकता है। दो जो है अंडर रूट, आप बताइए ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, ये इसके बराबर होगा? कभी कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियल को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे। तो ये लो जी, आपका रियल आपस में बराबर हो गया, इमेजिनरी आपस में बराबर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये कंडीशन होगा जब भी आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो। तो इक्वल का कंडीशन हो गया, इक्वल कंडीशन कि आपका रियल पार्ट तो बराबर होना ही चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये अगर आप समझ गए तो आपका काम यहां से बहुत आसान हो जाएगा और यही होना भी चाहिए, राइट? अब इसमें क्या है कि एक प्रो टिप है। मैं यहाँ पर ऊपर प्रो टिप का मतलब क्या होता है, जो टॉपर्स इसको नोट में लिख के रखते हैं, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो वहां पर आपको ये पता चलेगा। उसके पहले ही आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको नोट में लिख लीजिए और स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो इसमें, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन सॉल्व करना हो तो Z को आप मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में, जैसे A, B इस फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान रहे कि आप इसको Z को ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सॉल्व करने में। आप देखो एक लेटर को यूज करना और दो अल्फाबेट को यूज करने के में कितना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब पता चलोगे। तो ये तो पहला नोट हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
दूसरा नोट इसी से रिलेटेड है कि जब आप z इक्वल टू a प्लस आईटा b से किसी इक्वेशन को रिप्लेस मार देते हो वहां के जो भी z है, तो आपका जो काम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसीलिए आपको क्या करना है कि z को z ही रहने देना है। जब आप कहीं भी यूज करेंगे तो z को उसके जो सिमिलर, जैसे एक्सपेंशन वाला टर्म, जैसे यहाँ पर ऑर्डर पेयर हो गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, इसमें आप नहीं लिखेंगे। और ये आप तब लिखेंगे जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप z इक्वल टू सॉल्व, एंड एट लास्ट आपको क्या यूज करना है, z इक्वल टू a प्लस आईटा b या x प्लस आईटा y, ये दोनों एक ही बात है, ये आप लास्ट में यूज करेंगे। तो ये ऐसा चीज है जो हम टिपिकली याद नहीं रखते हैं, बट आपको नोट में लिख के रखना है और इसको ध्यान में रखना है। जब भी आप इक्वेशन z पे सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको ये चीजें यूज नहीं करना है। सीधा आप z से सॉल्व करेंगे और लास्ट में z को x प्लस आईटा y या a प्लस आईटा b से रिप्लेस कर दोगे। तो ये एक टॉपर टिप है या फिर आप प्रो टिप मान लो, ये आप हमेशा याद रखेंगे। सो ये चीज ऐसी चीज है जो आपके इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके में टाइम का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा आपको कम कर देगा। जब आप, क्योंकि आप देखो दो टर्म को हैंडल करना और एक ही लेटर को, एक टर्म को हैंडल करना बहुत आसान होता है। ये जब आप बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको वहां रियलाइज होगा, अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा सारा कुछ। अब हम क्या होता है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझ लिए हैं, चीजें आप समझ में आ रही है कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आईटा टर्म्स होते हैं। तो अब इस पे कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो इस पे क्या बोलेंगे हम, इसका बोलेंगे अलजेब्राइक ऑपरेशंस। सो इसमें अलजेब्रा आपको पता ही है, जो भी होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इस पे हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस करके देखेंगे। और अलजेब्राइक ऑपरेशंस किसके साथ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो आप अलजेब्राइक ऑपरेशंस पर आप ये हेडिंग डाल दीजिए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम देखेंगे। तो बड़ा सिंपल है। अलजेब्राइक ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन। ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं जो आप समझ रहे हो। ऑपरेशन मतलब होता है प्रक्रिया। जब आप कुछ भी करते हो, आप चीजों को, कोई भी एडिशन, जैसे इस केस में एडिशन एक प्रक्रिया हो गया जहां पर आप अलजेब्रा में दो नंबर को ऐड करते हो। यहां पर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, a प्लस आईटा b यहां पर मान लिया, और इसको आपको एडिशन करना है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं c प्लस आईटा d। तो आपको ये समझना है कि इसमें एडिशन करना किसको है। तो आपको अगर फंडामेंटल क्लियर है कि रियल के साथ ही जाएगा और इमेजिनरी के साथ ही जाएगा, तो अब आप इसको बहुत आसानी से सीधा जोड़ रहिए। तो रियल को रियल के साथ ले लीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ले लीजिए। तो इमेजिनरी का आप समझ ले b प्लस d हो गया। तो ये हो गया इमेजिनरी, सिंपल सा फंडा है। ये तो हो गया एडिशन का भाई साहब। अब दूसरा कोई अगर पूछे कि भाई साहब सब्ट्रैक्शन का भी बताइए, तो सब्ट्रैक्शन का आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का आप ऐसे लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी बहुत आसान हो गया। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे, a माइनस आईटा b, a प्लस आईटा b यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में सिर्फ माइनस आएगा और c प्लस आईटा d हो जाएगा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर भी, और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसी बात है, यहाँ पर भी क्या करना है, रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। अब तो मजा आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। मतलब जितना इसका जो है वो कार आप बोल सकते हैं बाहर में माहौल बना के रखता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है वो है, बस इसमें एक ही थोड़ा सा जो मुझे दिक्कतें दिखती है उसमें है कि इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है। बट वो क्या है कि अगर आप एक चीज को समझ लोगे तो आपको बाकी फॉर्मूलाज याद नहीं रखने। अब जैसे आपने बस इस चारों जो भी मैं अलजेब्राइक ऑपरेशन सभी करने वाला हूं, उसमें अगर एक टिप या एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं कि आपको याद रखना है, तो वो क्या हो गया, रियल के साथ जाएगा और इमेजिनरी के साथ जाएगा। तो ये अगर आपको आ गया, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, ये अगर आप समझ लिए तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल कुछ भी कर लो, सब आपको हो जाएगा। तीसरा पार्ट चलते हैं। अब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मत जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो टिपिकल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन होता है वही करेंगे हम, और बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम a प्लस आईटा b हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, c प्लस आईटा d से। तो जैसे हम ब्रैकेट का टिपिकल मल्टीप्लिकेशन होता है जो आपने 9वीं 10वीं में किया होगा, वही करना है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं यहाँ पर एक्सपेंशन में। आप क्या करेंगे, पहले a को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप b को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यही आपको यहाँ पर भी करना है।
वो बड़ा सिंपल है। तो ए को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ए इंटू सी क्या हो गया ए सी प्लस ए इंटू आयोटा डी क्या हो जाएगा आयोटा ए डी। अब यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा बी इंटू सी कितना हो गया आयोटा बी एंड सी, फिर आयोटा बी और आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया बी इंटू डी हो गया। अब ये भाई साहब ये बहुत जाना पहचाना सा टर्म हमें लग रहा है, और ये जब जाना पहचाना सा टर्म है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है आयोटा स्क्वायर, क्या बताया था मैंने, -1 के बराबर होता है। ये हमने पहले ही बताया हुआ है, तो पहले बताया हुआ है तो आप यहाँ पर ये पुट कर दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, अब रियल को रियल के साथ ले लीजिए ए सी, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस बी डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी डी, ब्रैकेट बंद हो गया, ये रियल पार्ट एक साथ आ गया, और यहाँ पर दो इमेजिनरी पार्ट हमें दिख रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा, इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं, बी सी प्लस ए डी हो गया, सिंपल, वो कुछ भी नहीं था। अब इसके लिए सोचोगे कि अरे सर पता नहीं क्या था नहीं था, कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और आप अगर ये करेंगे तो आपको अलजेब्रा में कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा होता है एक रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, x है तो 1/x हो गया उसका रेसिप्रोकल, ये आपने अलजेब्रा में 10th में पढ़ा होगा, मतलब दो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 या जो भी है 1/2 भी आप लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये है कि आप a प्लस आयोटा बी अभी ले रहे थे, तो अगर आप a प्लस आयोटा बी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/a प्लस आयोटा बी करेंगे तो इसको आप रियल प्लस इमेज, देखो टारगेट हमेशा यहाँ पर आप नोटिस करने वाली बात है कि आप टारगेट क्या लेके चल रहे हो, हमेशा इन सब में अगर एक चीज कॉमन है तो वो कॉमन चीज क्या है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। आपका जो टारगेट है वो टारगेट है कि आप अल्टीमेटली जो फॉर्म लिखोगे, टारगेट फॉर्म बोलते हैं इसको, वो क्या है, वो है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, समझ रहे हो, ये आप यहां पर लेके चलेंगे, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये इस फॉर्म में आप फाइनली लाके रखोगे। अदरवाइज छोड़ने के लिए तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, बट ये दिख नहीं रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, आइटा है 2 बार है, रियल नंबर 2 बार है, सिमिलरली इस टर्म में भी आप नहीं छोड़ सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये टारगेट आप दिमाग में लेके चलिए और इस टारगेट के ऊपर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, और इसको ब्रेक करेंगे तो आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो अलजेब्रा में हमने एक चूंकि ये है कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सुना होगा रैशनलाइजेशन बोलते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे आप उसके जो भी यहाँ पर साइन होता है ना, जैसे आपने x प्लस वाई का रैशनलाइजेशन किया होगा, याद होगा तो इक्वेशंस वगैरह में 10th और 9th में, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो a माइनस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो क्योंकि अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट के 1 ही होता है अल्टीमेटली, तो जो आप नीचे से, बट ये नीचे जो टर्म होगा वो इसका अपोजिट होगा, आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर तो a माइनस बी ही हो गया, a माइनस आयोटा बी हो गया, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू, अलजेब्रा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला x माइनस वाई, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये होता है तो ये बहुत आसान हो गया आपके करने के लिए, आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ तो बच्चों वाली काम है, वो आप खुद से कर लीजिए। यहाँ पर मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर आयोटा बी, तो आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चमक रहा होगा कि ये सर आयोटा बी फिर से, आयोटा स्क्वायर फिर से आ गया, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको जरूर रिप्लेस करिए, और इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस आयोटा बी अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर फैल गए कि सर प्लस कैसे लिख दिया, प्लस ऐसे लिखा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिख सकते हैं कि a हो गया रियल, आप डिवाइड कर लीजिए इंटू वैल्यू, माइनस आयोटा हो गया आपका b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल का वैल्यू हो गया। आप तो ये देख सकते हैं कि बहुत मतलब बहुत मुश्किल नहीं है,
जब आपको करना होता है तो फाइनली आप इस तरह से ये जो प्रोसीजर कर रहे हो ना, तो इसमें आप सीख रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कैसे करेंगे। ये तो अभी ऐसा है कि हम z को a प्लस आईटा भी रख के डील कर रहे हैं। अब ऐसा समय भी आएगा कि जैसा मैंने प्रो टिप बताया था कि आपको रखना नहीं है इक्वेशंस में, ये तो चूंकि अलजेब्राइक ऑपरेशंस है तो यहाँ पर तो जरूरी है आपको रखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अब पांचवा टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवा टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा टर्म लेते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? इसको क्वोशिएंट भी बोला जाता है। आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो, उसमें हम यहाँ इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे, आप वैसे इसको समझिए। इसको होता है भागा, जो आप समझते हो ना, भागा है ये। अब जब भी हम भागा देते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंडीशन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे रेसिप्रोकल भी था, तो रेसिप्रोकल के बारे में भी आपको थोड़ा सा कंडीशन रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल था तो यहाँ पर a प्लस आईटा बी लिखने से पहले ना एक कंडीशन होता है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो है a और b में से कोई जीरो नहीं होगा, एक कम से कम नॉन जीरो होगा, तभी ये टर्म सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटलीस्ट आप बोल सकते हैं एटलीस्ट a और b इज नॉन जीरो टर्म। अगर जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो डिफाइन होता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये ध्यान देते हैं कि a और b में से एटलीस्ट आप a या b दोनों में से आपका नॉन जीरो होगा, तभी आप ये डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ही अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आप जो रेशनलाइजेशन है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है और आपको समझना भी है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो भागा वाला प्रक्रिया होता है, तो भागा वाले प्रक्रिया में इसको क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं a प्लस आईटा बी और c प्लस आईटा डी। आपको रेसिप्रोकल में याद होगा कि रेसिप्रोकल में ऊपर में एक ही टर्म होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि सीधा 1 अपॉन समथिंग। अगर समथिंग क्या है, वो समथिंग का रेसिप्रोकल आप करना चाहते हैं तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं कि अगर समथिंग का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? समथिंग का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग। बट यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब भागा। ये क्या है? ये इक्वल टू तो लिखा हूं, बट ये रेसिप्रोकल है। तो कोई गधा आके बोलेगा कि अरे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, समथिंग इज इक्वल टू 1 बाय समथिंग। ऐसा नहीं है, ये समथिंग हो गया, इसी का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग। तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्वोशिएंट हो गया, तो क्वोशिएंट को कैसे डील करेंगे? तो क्वोशिएंट को भी वैसे डील करेंगे जैसे अभी आपने रेसिप्रोकल को डील किया है। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे वाले जो टर्म है इसको रेशनलाइज करना है, मतलब इसको रियल टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, रियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? सबसे पहले करेंगे c माइनस आईटा डी से। नीचे आप लिख लेंगे क्योंकि प्लस है, माइनस करना है, और ऊपर भी वही टर्म आना ही आना है। ऊपर तो कंपलसरी होगा क्योंकि ये अल्टीमेटली कट के 1 होना चाहिए, या क्योंकि ये आप एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो इसीलिए c माइनस आईटा डी, c माइनस आईटा डी, पहले नीचे वाला टर्म और वही टर्म ऊपर आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई इसको करेंगे तब आपको ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत बड़ा टर्म लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर सीधा बड़ा टर्म ही लिखता हूँ कि मैं रियल हो गया ac और आईटा बी और माइनस आईटा डी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी डी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को चमका नहीं होगा तो वो अपना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आईटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहां से आपको वैल्यू आ जाएगा। आईटा में क्या क्या टर्म आ सकता है? एक तो ये आएगा b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आईटा हो जाएगा bc यहाँ पर, और आईटा b जब आईटा यहाँ पर आईटा d से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए डी। सिंपल। और नीचे आपको पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो प्लस की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? आईटा स्क्वायर माइनस नीचे जो हमने किया हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंपल है। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसको रियल में डिवाइड कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस आईटा अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी टर्म और ये हो गया आपका रियल टर्म। बड़ा सिंपल, बड़ा सा सवाल आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बहुत ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से बहुत बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये था 5 टर्म्स जो आपको कैसे अलजेब्राइक ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर करके करना है। अब एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नया टॉपिक, नया नाम, नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। आपने सुना ही होगा, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट बहुत पॉपुलर है, कॉन्जुगेट का बहुत यूज होता है और इसका
नाम भी बेसिकली लिया जाता है और एग्जाम में भी बहुत इस्तेमाल होता है इसका, बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं। अब कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पर नाम और टर्म बहुत भारी भरकम लग रहा होगा, बट कॉन्जुगेट का हिंदी या ऐसे मतलब जो आप डायरेक्टली समझने वाले लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं उल्टा, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का उल्टा क्या हो सकता है। तो उल्टा मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करना है। ये मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको आपको जैसे समझना आप वैसे समझ लेना, बाकी जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। जैसे इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे z इक्वल टू ए प्लस आईटा बी है, राइट। ए प्लस आईटा बी है और इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना आपको बोल दिया जाए तो कॉन्जुगेट को कैसे लिखोगे? कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, आप z तो लिखोगे, इसके ऊपर एक बार लगा दोगे, ये हैफन लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। यहां पर जो ये लगा हुआ है इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट, जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, और ये तो बाकी जेड है, तो जेड इसको बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप कॉन्जुगेट बनाना चाहते हैं तो उसको हम जेड बार से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय जेड बार। तो जेड तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट उसका है जेड बार। तो जेड बार जब आप लिखेंगे तो जेड बार को क्या लिखेंगे, जेड बार को लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने क्या बोला, आपको साइन चेंज करना है, तो आपको बस साइन ही चेंज करना है, ठीक है। तो साइन चेंज आपको करना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अरे सर अब तो बहुत आसान हो गया, खुद से लिख देंगे। और साइन चेंज करना क्या है, इमेजिनरी टर्म का, और किसी का साइन चेंज नहीं करना है। तो जेड बार क्या हो गया, ए माइनस आईटा बी, बड़ा सिंपल है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आईटा बी है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आईटा बी। तो इसीलिए आप इसको बड़ा ही टर्म्स में अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर जेड ए प्लस आईटा बी है तो कॉन्जुगेट जो होगा जेड बार वो क्या हो जाएगा, ए माइनस आईटा बी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा है और इसी तरह से आपको समझना है, बस क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स कर देना है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का, तो उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज है ये, और इसी प्रॉपर्टीज पे सवाल बनते हैं। अब इसी प्रॉपर्टीज पे सवाल बनते हैं तो हम इसे अच्छे से समझना भी जरूरी है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो आपको बस इसका मेन क्रक्स समझना चाहिए। डेफिनेशन आपने क्या समझा कि आपको इमेजिनरी पार्ट को बस रिवर्स करना है। अब यही चीज मैंने क्या बोला था, जब आप इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको जरूरी है ये जानना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 बराबर है, तो उसका आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन बताया दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से सही होता है, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बराबर है तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो भी आपस में बराबर होंगे, ये होता है इसकी प्रॉपर्टीज। और ये वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, इसका मतलब होता है दोनों साइड से। तो इसका मतलब ये है कि Z1 और Z2 दो कॉन्जुगेट अगर आपस में बराबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि पैरेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में बराबर होगा, ये चीज इसका मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज। अब किसी ने कहा कि सर मैंने एक कॉम्प्लेक्स तो ले लिया, मेरा मन कर रहा है कि इसके ऊपर और कॉम्प्लेक्स लो, तो ये क्या हो जाएगा, सोचिए जरा, सोचिए दिमाग में, आप क्या कर रहे हैं, साइन रिवर्स कर रहे हैं। एक बार आपने साइन रिवर्स किया, ए प्लस आईटा बी से ए माइनस आईटा बी हो गया, और दूसरी बार अगर आप साइन रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, वो फिर से ए प्लस आईटा बी हो जाएगा। इसका मतलब दो बार कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस हर चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं जेड प्लस आईटा बी को लेकर के। आप लीजिए, जनरल टर्म है ये, और आप इसको आप वेरीफाई करते रहिए, बहुत दिक्कत नहीं है। अब चलो अगला प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को जोड़ दिया तो क्या यहां पर आने वाला है, ध्यान से सोचिए आप। कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म और इमेजिनरी टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं। अब जब z और z बार को ऐड करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचा, 2a, तो 2a क्या है, 2a क्या है, a है रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। सिंपल है, बड़ा सिंपल है सर, मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा था बता क्योंकि आपने समझा नहीं था। अब दूसरी बात करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कॉन्जुगेट को घटा देते हैं। अरे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, नहीं हुआ डिफिकल्ट। अब देखो आप, इससे आपको इसको माइनस करना है, तो इससे a प्लस आईटा बी से a माइनस आईटा बी माइनस होगा, तो a और a तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस लगने से, तो ये क्या हो गया, प्लस 2 आईटा बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू आईटा इंटू क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, ये हो गया।
आप इसको इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हो। ये आपका हो गया बेसिकली जब आप जेड बार को जेड से माइनस करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करेंगे। अब पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। अब किसी भाई साहब को लगा कि सर ये सब तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा और मजे लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर के और उसके कॉन्जुगेट का, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। अब बताओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो दोनों बराबर हो गया। ये दोनों बराबर कब हो सकता है, थोड़ा सा गैस करो। ये तब बराबर होगा, कब होगा, जब, अब देखो ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब क्या 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 इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, और बचा 0 हो, वो तो एक कंडीशन हो गया। तो ये बचा क्या कि जब z को हम क्या बोलेंगे, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो क्या बोलते हैं z को बोलते हैं कि z प्योरली रियल है। बताया था हमने पहले ही स्लाइड में बताया था, प्योरली रियल हो जाएगा। z इज प्योरली रियल का ही तो कंडीशन होता है, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, और कॉम्प्लेक्स और वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपस में बराबर है, वो तभी तो होगा जब ये टर्म 0 हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल है सर। छठा पे चलते हैं। छठा में अब और मजेदार बात है। अब क्या है कि मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और मैं बता रहा हूं कि भाई दोनों को जोड़ करके 0 आ रहा है। अब बताओ कैसे ये 0 आएगा, कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, कैसे आएगा। और ये 2 एरो लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये दोनों साइड से ट्रू है, मतलब ये कंडीशन है तो ये हो सकता है, ये कंडीशन है तो ये हो सकता है। ये कब होगा, अब ध्यान से देखो, z और z बार को जोड़ोगे तो 0 कब हो जाएगा, जब इसका रियल पार्ट की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जब ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक प्लस आइटा भी है, एक माइनस आइटा भी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तभी ये z प्लस z बार 0 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, और रियल पार्ट ऑफ 0 किसका कंडीशन होता है, z इज प्योरली इमेजिनरी। चमका कि नहीं चमका, चमक गया सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है चमक गया। तो जिसको नहीं चमका वो इसको फिर से देखो। तो इमेज रियल पार्ट ऑफ क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z जो है, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है। अब दोनों कंडीशन साथ साथ चल रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना, राइट। छठे सातवें की तरफ बढ़ते हैं। हंसते खेलते हम प्रॉपर्टीज का देख लेंगे यार, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो हम दो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो। यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात है, चवश। ये चीज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, और यही होता है एप्लीकेशन माइंड होना। जब आप सोचते हो कि अच्छा z और z बार को मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं समझता हूं, मैं क्या समझता हूं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसको उस टर्म्स में मुझे लेना है। तो ये क्या है, रियल पार्ट। तो आप क्या बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z, और इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या था, बी स्क्वायर, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है तो आप उसका स्क्वायर ले लोगे। तो ये क्या हो गया, z और z बार का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान भी है, आपको इसी तरह से समझना भी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है आठवां प्रॉपर्टीज है। आठवां प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लीजिए, और आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, मैं ईमेल आईडी दे रखा हूं, आप वहां पर पूछ सकते हैं। अब कोई आया और बोला कि सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो पहले ऐड कर दिए। मैंने कहा चलो ठीक है ऐड कर लो। बोला अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के दिखाइए। बोला अरे वाह, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कॉन्जुगेट का यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि आप इंडिविजुअल का कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के सम के कॉन्जुगेट के बराबर। ये दोनों में अंतर क्या है, ये है सम का कॉन्जुगेट, ये है कॉन्जुगेट का सम, है ना। ये यहाँ पर ये लिख लीजिए आपको, सम का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ सम। नहीं तो पढ़ने में भी कई सारे लोग फैल जाएंगे कि अरे सर ये तो मुझे पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो। क्योंकि पहली बार देखो होता है, पहली बार जब आप एक्सेप्ट इसको पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है लगेगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ सम। और इसके बाद क्या है, इसका मतलब सम ऑफ कॉन्जुगेट। पहले आपने कॉन्जुगेट निकाला और फिर उसका सम लिया। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये डिफरेंस आपको आना चाहिए समझ में, फिर आप आगे कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नवा प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि ये चीज जो आपने माइनस में किया सर, वो मुझे प्लस में किया, वो मुझे माइनस में भी करके दिखाइए। तो मैंने कहा अरे भाई जब प्लस में ये हो सकता है तो माइनस में क्यों नहीं हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, z1 बार माइनस z2 बार। तो ये माइनस में भी ये होल्ड ट्रू करता है, ट्रू होल्ड करता है ये। अगर आप
इसको इस तरह से लिखेंगे। अब सेम चीज अगर आपने प्लस माइनस कर लिया तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि Z1 इंटू Z2 अगर हम करेंगे, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डालेंगे तो ये क्या इसके बराबर होगा? मैंने कहा बिल्कुल बराबर होगा। तो Z2 और Z1 का जो इंडिविजुअल आपका कॉन्जुगेट होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। बड़ा सिंपल है, ये रूल हर जगह फॉलो हो रहा है। सिमिलरली 11th पे अगर आप जाओगे 11th प्रॉपर्टीज, तो वहां पर अगर किसी ने कहा कि सर आप मल्टीप्लिकेशन कर लिए, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मैंने कहा कर लो डिवाइड, वहां पर कॉन्जुगेट लो डिवीजन का, तो वहां भी क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के डिवीजन के बराबर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं तो वहां पर आपको एक ध्यान रखना ही है कि आपको कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा कि ये Z2 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर Z2 0 हुआ तो ये टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज वहां पर होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप इसको ऐसे समझो। अब जब ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये बहुत खास प्रॉपर्टीज है, ये बेसिकली पॉलिनोमियल पर है। इसमें ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि इक्वेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर एंड सो ऑन, चलते रहिए प्लस an zn। अब यहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन ये दिया हुआ है कि a0 a1 a2 ये सारे क्या है? an तक, इसको आप an तक ले जाओ। an तक क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे कोएफिशिएंट भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तब जब आपको ऐसा सिचुएशन मालूम हो तो उस समय आपका जब पूरा का पूरा कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका क्या लिखेंगे? तो बिल्कुल इसको भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल। इस पे बहुत सवाल बने हैं जेईई एडवांस में भी, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए। तो इसमें बड़ा सिंपल सा थ्योरी होता है कि आपको सभी पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। मतलब ये है कि चूंकि सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें Z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, a0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप यहाँ भी कॉन्जुगेट लिखेंगे, और आप a2 a1 सारे पे कॉन्जुगेट लिखेंगे। a1 पे आपने कॉन्जुगेट लिख दिया, और ये आप z बार यहाँ पर लिख दीजिए, आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। a2 पे कॉन्जुगेट लिख दिया, और z स्क्वायर, पहले z पे कॉन्जुगेट और उसका स्क्वायर आप लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर चलते चलते an तक जाएंगे, an पर कॉन्जुगेट हो गया और z पर कॉन्जुगेट हो गया और उसका n हो गया। तो ये सिंपल सा बात है, और ये हो जाएगा। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं p ऑफ p बार हो गया इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, और z बार का कॉन्जुगेट। तो ये एक अलग पॉलिनोमियल होता है, और इस अलग पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है? इस अलग पॉलिनोमियल का वैल्यू है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये pz आप ऐसे लिखे हो क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपने इसका कॉन्जुगेट लिया ओवरऑल का, तो इंडिविजुअल, अगर ये कोएफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ये होगी। सिंपल सा फंडा है, और ये बहुत आसान भी है। ये ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत आसानी से आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो एक लास्ट प्रॉपर्टीज है इसका, बेसिकली वो देखते हैं 13th प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि अगर आपका कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ऐसा होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल का रेशियो है, उसको बोलते हैं रैशनल पॉलिनोमियल। और यहां पर आपको पता ही है कि इसमें कंडीशन क्या होगा? इसमें कंडीशन क्या होगा कि QZ 0 नहीं है, तभी आप ये लिख पाओगे। तो ये जब है, और P और Q यहाँ पर आपका PZ और QZ जो है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है तो आप इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल्स है तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो जब कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा ऐसा बताओ, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ, इसका कॉन्जुगेट निकाल के दिखा दो, तो आपने क्वोशिएंट या डिवीजन का पॉलिनोमियल देखा हुआ ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंडिविजुअल जो हमने पिछले ही प्रॉपर्टीज में पढ़ा था उसके बराबर हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Q बार और Z बार। इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और वहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से एक चीज देख सकते हो कि जब आप मान लो कोई ये ले लिया आपने, कोई रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जैसे z प्लस 2z स्क्वायर अपॉन z प्लस 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और इस पे किसी ने कहा कि यार अच्छा ठीक है आपने ऐसा लिखा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के दिखा। आप देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर आपने यहां पर कॉन्जुगेट ले लिया तो आप इसको लिखोगे z बार प्लस 2 इंटू z बार का स्क्वायर, ठीक है।
हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेसिकली कॉन्जुगेट दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखोगे z-1, यहाँ पर z+3, ये चीजें आपको कॉमन करना है और ये चीजें लिखना है। सो ये ऐसी चीज है जो आपको आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि नंबर जो रियल नंबर है उस पर तो कॉन्जुगेट अप्लाई होता नहीं है। कॉन्जुगेट अप्लाई किस पे होता है? इमेजिनरी नंबर पर, और इमेजिनरी का क्या होता है? साइन चेंज। तो ये आपको करना जरूरी है। अब इसमें ये 13 था और एक 14th भी है इसमें प्रॉपर्टीज। 14th प्रॉपर्टीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको अलजेब्रा में काम आया है कि अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, जैसे मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 हो गया, ये 3x3 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में चलेंगे तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे जान लो कि कॉन्जुगेट में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में अब देखो इंटरलिंक, ये एप्लीकेशन अब यहीं से सवाल बनेगा कि कॉन्जुगेट को या कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने क्या करा, इससे ऐड कर दिया, किससे? मैट्रिक्स से, और पूछ लिया उस पर बहुत सारा सवाल। तो अगर कोई पूछे कि भाई साहब आप जेड बार मुझे निकाल के दिखाओ, तो आप क्या निकाल के दिखाओगे? आप क्या करोगे? इंडिविजुअल जो होता है A1 A2 और A3, इसको आपको कॉन्जुगेट ले लेना है और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। अब आप मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये चीजें आप ऐसे लिखोगे। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो A2 A1 A2 A3 क्या है, इसको हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं और I को लिखते हैं 1 2 3। तो ये चीजें क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो AI BI और CI तीनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं और आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। तो ये 14 प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट का था। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अदरवाइज आप लोगों को समझ में बहुत ज्यादा नहीं आएगा। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट गाइज, ये मेरा चैनल है सौरभ सुमन IIT कानपुर। आप इस चैनल पे आके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल है जहां पर आप टाइप करेंगे सौरभ सुमन IIT कानपुर और आपको मेरा चैनल का डिटेल्स पता चल जाएगा। राइट, सो इस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और आप इसमें ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा काम भी आने वाला है। इसमें मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप वीडियो में जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं और वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। टॉपर का वीडियो, JEE एडवांस की स्ट्रैटेजी का वीडियो, काउंसलिंग का अभी जो चल रहा है, काउंसलिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो, ढेर सारे वीडियो के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और दूसरा ये सेट हमने अभी कंप्लीट किया है 5 पार्ट में। आप इसको आराम आराम से देखिए। देखो छोटा छोटा पार्ट में बनाने का मतलब यही है कि आप एक बार में बोर मत हो जाओ। जनरली मैंने देखा है कि लोग 3-3 घंटे में चैप्टर खत्म कर देते हैं। मैं भी कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूंगा। मुझे पता है कि जब एक वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में अगर आप 1 घंटे या आधे घंटे का वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का एक ब्रेक होना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा सके। इसीलिए जरूरी है कि आप एक ब्रेक लेके ही देखिए। 1 गो में आप देखेंगे तो आपको लगेगा समझ में आ गया है, और जब आप सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप पार्ट वाइज देखो, और इसीलिए मैंने पार्ट वाइज बनाया भी है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी जैसे सेट्स का देख सकते हैं, टॉपर का देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो देख सकते हैं। टॉप NITs का सीरीज है, आप वो देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, JEE एडवांस की स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पुराने वीडियोस हैं कुछ, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मेरे चैनल पे आप जरूर जाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।